पर जब लाइट सन की लाइट पड़ती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, तो वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज इस ऑक्सीजन गैस को ओजोन में कन्वर्ट कर देती है, तो उसी से वहाँ पर एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओजोन बनती ही वहाँ पर है, इसलिए ये वहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो गया स्ट्रेटो स्फीयर और स्ट्रेटो स्फेरिकल पोल्स। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं ये जो फाइल है, ये फाइल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। तो जो कंबसन प्रोसेस है, एक तो एयर पोल्यूशन का सबसे मुख्य कारण है कंबसन प्रोसेस। हम चीजों को जला देते हैं और इससे जो बनता है, जो हमें दिखाई देता है, वो होता है डस्ट, फ्यूम्स और स्मोक। ये तो वो चीज होगी जो हमें दिखाई अरे वो देती आ है, गई, आ जावे बट मूर्ति एक्चुअली टूट उससे जावा हमें क्या जहाँ क्या से हो कवर जाता है, तेरे पता ही वो आप कैसा होगा। देखेंगे कि SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ और ऑर्गेनिक वेपर, इस टाइप की चीजें आप लोगों को वहां पर मिलेंगी। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर सीमेंट या फर्टिलाइजर इस टाइप की चीजें आप बनाते हो, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर डस्ट या फ्यूम या मिस्ट बन जाती है। डस्ट बहुत बार आर पार दिखता नहीं है, इतनी ज्यादा डस्ट हो जाती है। इस केस में कौन कौन सी गैसेज यहाँ पर होंगी, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो। लेकिन इन जनरल वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस या फिर इस टाइप की चीजें वहाँ पर मिल सकती हैं। तो मतलब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा दिया है कि कहाँ पर कौन कौन सी गैसेज बनती हैं जो कि एयर पोल्यूशन को डेवलप करती हैं। पेट्रोलियम ऑपरेशंस हैं, इस केस में यहाँ पर SO2, H2S, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन मरकैप्टन यानी कि RSH टाइप के कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पर RSH टाइप के कंपाउंड ये बन जाएंगे। उसके बाद में कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं, यहाँ पर मेटलर्जिकल आप मेटल्स को निकालते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उस केस में भी आपको कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि नजर आएंगे। मिनरल रिफाइनिंग में बहुत सारे, जैसे मिनरल रिफाइनिंग में जब आप मिनरल या ओर को पहले प्योरीफाई करते हैं, तो मिनरल या ओर को प्योरीफाई करने में उस कंडीशन में भी प्रोसेस डिपेंडेंट कुछ इम्प्योरिटीज वहाँ पर आ सकती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि एयर पोल्यूशन को डेवलप करती है। इसके बाद में देखिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो है हमारे पास में स्मोक। स्मोक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है नीट के अंदर, उसकी बात करूंगा। एक्चुअल में जो स्मोक है उसको और फोक, इन दोनों को मिला करके स्मोक बनता है, धुंध बन जाती है। स्मोक और फोक को मिला करके स्मोक बन जाता है, धुंध टाइप बन जाता है। और ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ी पहचान है। अगर स्मोक बन रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि बहुत बार स्मोक इतना ज्यादा हो जाता है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कंडीशन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्रियल जो वर्क है वो रोकने पड़ते हैं, वाहन हम चला नहीं पाते, लाइट हमारी काम नहीं करती, तो वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ी पहचान होती है। स्मोक इन जनरल दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारे पास में हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2। इन जनरल यही वाला स्मोक पाया जाता है। लेकिन दूसरा एक और होता है, उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। फोटोकेमिकल स्मोक ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, और ये ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर गर्मी हो, जहाँ पर गर्मी हो, ड्राई और थोड़ा सा वहाँ पर सनी क्लाइमेट। जबकि जो क्लासिकल स्मोक है, ये देखो मैंने कहा था कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है, मतलब ये पाया जाता है सर्दियों में। और फोटोकेमिकल स्मोक ये वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में मिलेगा। जो हमारे पास में क्लासिकल स्मोक होता है जो कि सर्दियों में पाया जाता है या ठंडी जगह पर पाया जाता है, ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और इसके रिड्यूसिंग नेचर का होने का जो कारण है वो है SO2। ये जो SO2 है ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है।
लेकिन एक दूसरा है हमारे पास में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का मतलब होता है हमारे पास में इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है, जब मेजर कंपोनेंट होता है NO, इसके अंदर जो मेजर कंटेंट है वो है NO। तो ये दो बात मैंने बताई, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। वो क्लासिकल स्मोक के अंदर पूछ सकते हैं कि कौन सा मेन कंटेंट है, तो वो होता है SO2। और फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कौन सा है, तो आप जवाब देंगे NO। अगर क्लासिकल स्मोक के अंदर पूछते हैं, आप कहेंगे कि वहाँ पर कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है ये, और इसके साथ साथ रिड्यूसिंग नेचर का होता है। और इसमें कहेंगे कि ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में होता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिए। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है, तो होता ये है कि जो NO है ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में, और जो NO2 है वो ब्रेक होकर के NO में बनता है, और O में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो O है ये अगेन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो O है ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी चीजें वहाँ पर बनती हैं उन सबको मिला करके आप फोटोकेमिकल स्मोक कह देते हैं। क्या क्या होगा देखिए, NO2 है, पहले ये NO और O में कन्वर्ट हुआ, फिर O और O2 मिल गए तो यहाँ पर ओजोन बन गई। ओजोन और NO भी आपस में मिलेगी तो NO2 और ये बन जाएगा। और प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और वो है फॉर्मल्डिहाइड, एथोलीन और एसिटाइल नाइट्रेट। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप जवाब देंगे पेन, यानी कि पर एसिटाइल। ये था हमारे पास स्मोक। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ये स्मोक से रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है। एसिड रेन, एक टॉपिक और है हमारे पास, वो कहता है एसिड रेन। और एसिड रेन की उनको नुकसान करता है। मार्बल एक्चुअली होता है बेटा, मार्बल का जो मेन कंटेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेस और वीक एसिड के का सॉल्ट है। जब एसिड रेन होती है तो इसका जो मेन कंटेंट होता है एसिड रेन का होता है इसका मेन कंटेंट H2SO3, और इस H2SO3 की प्रेजेंस में क्या चीज होती है वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के हमारी एसिडिटी को नुकसान करता है। एसिड रेन के होने का कारण, एसिड रेन के होने का कारण जो एटमोस्फेयर है उसके अंदर जब बिजली कड़कड़ाती है, उसके अंदर जब स्पार्क होती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और उसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो एसिड रेन का कारण है CO2 गैस। अगर CO2 ही ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे H2CO3 बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से pH गिरना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए जब इससे भी कम, मतलब इससे क्या होगा कि अगर ऐसी एसिड रेन कर रही है, इसमें जो pH है वो 5 इससे कम नहीं बहुत, लेकिन अगर इससे भी कम चली गई, इसका मतलब ये निकला कि वहाँ पर CO2 के साथ साथ कुछ और भी एसिडिक गैस खूब अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दूसरी गैसेज हो सकती है जैसे SO2, ठीक। तो ये SO2 है हमारे पास, इस SO2 से बन जाएगा यहाँ पर H2SO3। जो SO2 है लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, H2O प्लस SO2, तो इससे यहाँ पर बन जाएगा बेटा H2SO, जो कि मैंने कहा है कि मेन कारण है H2SO2। लेकिन इसके एक काम ये भी होगा, ये जो SO2 गैस है जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा बादलों के बीच में, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होकर के ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये SO3 पानी के साथ मिलकर के H2SO4 बनाना शुरू कर देगी। अगर ऐसा हो गया तो pH बहुत डाउन हो जाएगा, और ये सबसे मेजर एसिड रेन, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रेन या फिर यहाँ पर। बताओ भाई ये बात क्लियर है या नहीं, क्या समझ में आ गया? इसके कारण मैंने H2CO3 बताया, इसमें केवल pH 5.6 हो सकती है, और उसके बाद में H2SO3 बताया, और ये मैंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा पाया है। लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज होकर के H2SO4 में कन्वर्ट होता है, और NO2 भी ऑक्सीडाइज होकर के HMO में कन्वर्ट हो सकता है।
उसके बाद में एक है हमारे पास में ओजोन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ओजोन है वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में बनती है, और अपर एटमॉस्फेयर में बनने का जो तरीका है वो है ओजोन, एंड दैट गिव्स ओजोन। ये बनेगी भी कैसे, मैं इसको भी आपको एक बार बताना चाहूँगी, ये बनेगी भी कैसे। या अल्ट्रा वायलेट रेस से एक्चुअल में जब अल्ट्रा वायलेट रेस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाती है, इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन बनती है, और जो एटॉमिक फॉर्म से ऑक्सीजन है वो O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओजोन के बनने का कारण है अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स। जो अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स हैं वो जब ऑक्सीजन के ऊपर गिरेंगे तो वहाँ पर ओजोन बन जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि जो ओजोन है, ओजोन का स्पेक्ट्रम इस टाइप का है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को ही एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ये बनती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को ही ये एब्जॉर्ब करती है। अगर ये एक बार ऊपर बन गई तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को पार भी नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने ओजोन के बारे में लिखा है पहले, और ये भी कहा है कि ओजोन जो है यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पर ओजोन लेयर की वजह से ही अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं पहुंच पाती है। ये जो ओजोन लेयर है उसका लगातार दिक्कत रहा है कि ये लगातार टूटती जा रही है, और जब ये लगातार टूट रही है उसका जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सबसे मुख्य कारण है। कुछ रिएक्शन हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे CF यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये H2 के वजह से फ्री रेडिकल डेवलप करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो इसको मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन होते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो यूवी लाइट की हेल्प से पहले यहाँ पर टूट जाएंगे, और उसके बाद में जो ये फ्री रेडिकल बनेंगे वो ओजोन को ब्रेक कर देंगे। इसलिए इनकी वजह से ओजोन लेयर लगातार टूटती हुई चली जाती है। अगर ओजोन लेयर टूट जाए तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ क्रस्ट पर पहुंचना शुरू जाएगी। ओजोन लेयर के टूटने के बाद अर्थ क्रस्ट पर जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम या फिर स्किन की प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर समुद्र के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर हमारे पास में प्लांट और क्रॉप्स को नुकसान हो जाए। इस टाइप की चीजें आप लोगों को देखने को। ये था हमारे पास में एयर पोल्यूशन, एक वाटर पोल्यूशन, एक एयर पोल्यूशन, और एक होता है हमारे पास सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन में जो मेन बात है वो होती है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि सोयल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ा रोल आता है हमारे पास इंसेक्टिसाइड। जो आजकल इंसेक्टिसाइड होते आते हैं वो एयर पोल्यूशन को डेवलप करते हैं, जिसमें यहाँ पर DDT है, डाई क्लोरो डाइक्लोरोइथिलीन। तो DDT हो सकता है या और भी इस टाइप के इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं। अरे दोनों है यहाँ पे। एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जाता है वो है भोपाल गैस ब्रिज। ये भी अपने आप में एक बड़ा काम हो गया था, क्योंकि एक गैस होती है जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल में जो इंडस्ट्री थी उसमें से जहाँ पर इंसेक्टिसाइड बनते थे वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया था, और इसके लीक होने की वजह से MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ये लीक हो गया था, और इसके लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मर भी गए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो और रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या क्या करता है। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पर ये है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं वो यहाँ पर दी गई है। जैसे एक यहाँ पर दिया गया है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड ये पॉलीमराइज कर सकता है, या फिर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पर मिथाइल अमीन बना सकता है।
जो मिथाइल अमीन बनेगा वो इस समय COCl2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में यहाँ पर लिखा नहीं है, बट इट इज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक, तो मतलब एक तरीके से ये है कि मैंने यहाँ पर ये बताया है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जो कि पॉल्यूशन से संबंधित है। इसमें एक छोटा सा केस है बस, वो मैं यहाँ पर वो बता देता हूँ अलग से लिख करके, और वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो इसमें दिया नहीं है, एक और है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल एकदम आसान बात है, लेकिन है क्या उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, या ये मान के चलिए आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट कोई भी एक आर्टिकल है, तो जब इसके ऊपर यहाँ पर फोटोन गिरेगा, इसकी वेवलेंथ होगी हमारे पास में λ1 मान के मैंने hc/λ1। तो ये हो गए मेरे पास में इंसिडेंट फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन है। और उसके बाद में फिर यहाँ से जब फोटोन एमिट होते हैं तो फिर हमारे पास में होता है hc/λ2, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन की है λ2। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखिए क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट यहाँ पर गिर रही है, एक्चुअल में वो सन से आने वाली लाइट है, वो सन पे से आ रही है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ है वो कम, जो वेवलेंथ है यहाँ पर वो कम रहेगी। लेकिन जो हमारे पास में यहाँ पर इमिटेड रेडिएशन है, जो यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। इस केस में यहाँ पर खास बात ये है कि λ1 और λ2 में से λ2 बड़ी है। तो आप में से कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि λ2 बड़ी है। एक्चुअली में λ1 बड़ी होगी या λ2 बड़ी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टेम्परेचर। उस बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है जिससे कि वो एमिट हो रही है, सन से एमिट हो रही है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी छोटी वेवलेंथ एमिट होती है। तो सन का टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो उससे एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है वो छोटी होगी। और जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर इतना थोड़ी होता है कि वो बिल्कुल एकदम गर्म हो जाए, तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इससे जो एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। तो यहाँ पर अंतर ये आया, छोटी वेवलेंथ इससे छोटी वेवलेंथ यहाँ पर आकर गिरी और बड़ी वेवलेंथ यहाँ से एमिट थी। तो जो हमारे पास बड़ी वेवलेंथ है, ये बड़ी वेवलेंथ एक्चुअल में ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती है और यहीं पर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वरना तो होता ये कि लाइट आती, एनर्जी यहाँ पर आगे गिरती, सारी एनर्जी यहाँ पर वापस चली जाती है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर आई और उसके बाद में बड़ी वेवलेंथ होने की वजह से ये यहीं पर ही इकट्ठा होना शुरू कर देंगे और इस जगह का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसको आप लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। तो बताइए भाई, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे पास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये फाइल आप लोगों को थोड़ी सी याद करनी है, तो याद रखना है। पोल्यूशन को आप लोग रोकेंगे कैसे, तो उसके लिए भी कुछ तरीके बताए गए हैं कि उन तरीकों से आप पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और तरीके भी बिल्कुल एकदम आसान है। तरीके भी वो हैं जो कि लगातार आप इधर उधर टीवी पे और इधर उधर न्यूज में देखते रहते हैं कि क्या करना है। पेड़ ज़्यादा लगाओ और एसी का यूज कम करो, जो रेफ्रिजरेटर है उनका यूज कम करो। तो बहुत सारी अच्छी हैं जिससे कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो था वो पार्ट जो कि आप लोगों का बचा हुआ है। अब उस बैच RF के बच्चों ने कहा है कि उनका एलिमेंटल एस्टिमेशन का टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं उसको भी डिस्कस करा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट देखेंगे एक बार, कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए आप एक काम कर लेना, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पैकेज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पैकेज, कौन से नंबर का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पैकेज? ये थर्ड पैकेज। ये पैकेज आप लोग अरेंज करना। और जो मिनट लगा हुआ है कितने मिनट मैं लगे? यहाँ पर कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़ा करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब ये क्वेश्चन करो। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अभी कर लेंगे, तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, टॉपिक वो भी थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल टाइप। बताओ भाई, एनवायरमेंटल में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे आप। यहाँ पर जो टॉपिक है, यहाँ पर इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम बेटा प्यूरिफिकेशन,
और एक होगा हमारे पास में एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। और एस्टिमेशन ऑफ मान लेने एलिमेंट्स कुछ में फिर दो टॉपिक होंगे, खा लिया था एक होगा मार के जाएगी। क्वांटिटी, एक होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो प्यूरिफिकेशन में तो आप यही पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप प्यूरिफाई कैसे करते हैं, ये सब चीजें। ये टॉपिक सिंपल टाइप का टॉपिक होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड है, थोड़ा सा लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये टॉपिक कुछ सीधा है। उसके बाद में दूसरा ये होता है कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, उसमें ये पता लगाना कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, ये पता लगाना, उसको हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो भी एलिमेंटल एस्टिमेशन का ही पार्ट है। उसमें हम ये देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो है कितने परसेंट, उस टाइप के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी शुरुआत करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो उसका जो मेथड है, उसके मेथड में सबसे बढ़िया मेथड होता है हमारे पास में, दैट इज सब्लिमेशन। तो हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। पहला मेथड यहाँ पर है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि गर्म करने पर सीधा वेपर स्टेट में जाते हैं, उनको प्योरीफाई करेंगे। के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि जिस सब्सटेंस को आप प्योरीफाई करना चाह रहे हैं उसको आपने एक चाइना डिस्पेंसर में, यहाँ पर एक चाइना डिस्पेंसर यूज किया, यहाँ पर उस सब्सटेंस को आपने भर करके रख दिया। उसके बाद में आप इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेगी, और वेपर्स जो बनेगी तो जो यहाँ पर फनल हमने लगाई है, इस फनल के ऊपर एक्चुअल में यहाँ पर एक कपड़ा लगा देते हैं, फनल के ऊपर यहाँ पर एक कपड़ा लगा देते हैं, यहाँ पर कपड़ा बांध देते हैं, और कपड़ा लगा करके इसके ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में वेपर बनेगी, सब्लिमेशन है, यहाँ से वेपर बनेगी, और वेपर बन करके क्योंकि आपने इसको ठंडे कपड़े से रैप कर रखा है, तो वो वेपर यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, तो कंडेंस होकर के इस फनल के अंदर की साइड में यहाँ पर चिपक जाएंगे। ये फनल है, इस फनल के अंदर की साइड में यहाँ पर चिपक जाएंगे, यहाँ पर ये सब चिपक जाएंगे। और उसके बाद में फिर इनको फनल को हटा करके अलग कर दिया जाएगा, और फनल में से जो यहाँ पर ये सब्सटेंस है इसको हटा दिया जाएगा। तो ये मेथड होता है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। आप देखिए, दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये, जैसे मान लो आपके पास मान लीजिए एक मिला हुआ है आपके पास H5 एक तो ये मिला हुआ है, प्लस मान लो सब्सटेंस आपके पास मिला हुआ है NH2CO है, NH2CO, मान लीजिए ये दो कंपाउंड है जो अलग से हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि इसको अलग अलग किया जाए। इसके लिए आपको करना ये है, कि आप दोनों का सोल्यूशन बना लीजिए, सोल्यूशन बना करके फिर आप इसका टेम्परेचर कम करिए। तो ठंडा करने पर क्या होगा कि वाटर के अंदर दोनों में से किसी एक की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी और एक की सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी उसके क्रिस्टल पहले बनेंगे, ये तरीका होता है क्रिस्टल। एक बार समझते हैं कि मैंने थिएटर को डायग्राम के हिसाब से कैसे समझाया है। यहाँ पर इन्होंने लिया कॉपर सल्फेट वाला केस, यहाँ पर हमने क्या किया, एक चाइना इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया और इसको गर्म कर दिया, तो ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो कॉपर सल्फेट के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने इसको गर्म कर दिया। उसके बाद में जो बर्नर है उस बर्नर को डालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, जो कॉपर सल्फेट है इसके जो कम सोल्यूबल सब्सटेंस होगा वो अपने क्रिस्टल बनाना है। जब इसके क्रिस्टल बन जाए तो फिल्टर पेपर लगा करके इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करके जो कॉपर सल्फेट है वो अलग हो जाएगा। बताओ भाई, इज इट क्लियर? होगा क्या है ये? यस ठीक है, तो आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको इसके साथ में यहाँ पर
अब देखिए एक अगला मेथड होता है बेटा हमारे पास, एंड दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। एक और मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। में क्या होगा, जैसे मान लिया आपके पास दो सब्सटेंस है, एक तो है आपके पास यहाँ पर और एक है हमारे पास यहाँ पर। ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स है और इनको अलग अलग किया जाता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इसका है 334 और एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन। तो हम इन दोनों को अलग अलग करने के लिए एक फ्लास्क लेंगे और उस फ्लास्क में इन दोनों के मिक्सचर को गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद में जो हमारे पास में ऐसा सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी वेपर यहाँ पर बनेगी। तो जो वो वेपर बनी है वो वेपर यहाँ पर ट्यूब के अंदर आएगी और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर हम वाटर को डाल देंगे ट्यूब के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि वहाँ कपड़ा लगा देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक और ट्यूब लगा करके और इसको यहाँ पर ठंडा करना। यहाँ से एक वाटर आ रहा है, अंदर जा रहा है और फिर यहाँ से बाहर जाता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। तो जो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है जब वो उसकी वेपर यहाँ पर आएगी और ठंडी होकर के दोबारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इस टाइप का जो मेथड होता है तो हम लोग कहते हैं। अब देखिए बहुत बार क्या होता है बेटा, आराम से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लगभग है और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस करते हैं। तो क्या होगा कि जो वेपर बनेगी उन वेपर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर तो होगी, दूसरे की भी थोड़ी बहुत वेपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको लिक्विड मिलेगा वो 100% नहीं मिलेगा। तो आपको जो लिक्विड यहाँ पर मिला उसको दोबारा से फिर आपको अगला आपके पास निकला जाएगा, फिर उसका भी फसल आपको आना। इस तरीके से जब आप बार बार डिस्टिलेशन कराएंगे उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब बार बार आपको डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। लेकिन आजकल ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे किया जाता है कि यहाँ पर आप एक यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कोलम। जैसे सिंपल टाइप के डिस्टिलेशन में आपने ऐसा कुछ यूज नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कोलम यूज करते हैं। इसका काम ये होता है कि जो वेपर बनी उन वेपर को एक कंडेंस करके नीचे भी गिराता रहता है, मतलब वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड वापस नीचे गिरता रहता है और जो वेपर कंडेंस वही नहीं पाती वही जाकर के ऊपर पहुंचेगी। तो बहुत कम वेपर यहाँ पर ऊपर पहुंचेगी और वो वेपर जो यहाँ पर ऊपर पहुंचेगी वो एक ही लिक्विड की होंगी और उनको यहाँ पर सेपरेट आउट बची सारी बातें इसमें यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कोलम यूज करते हैं। इसकी वजह से ये स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, लेकिन बार बार नहीं करना पड़ता, एक ही बार हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। जो हमारे पास में पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के क्रूड ऑयल में से डिफरेंट चीजों वाला करना, जैसे कैरोसिन है, गैसोलीन है या अलग अलग चीजों वाला करना, वो इसकी मेथड से किया जाता है। बताओ भाई इजी क्लियर? अभी बताइए क्लियर है ये नहीं? हमारे पास इसको भी आप कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक और छोटी बात बताऊंगा। मैंने यहाँ पर एक और केस लिखा है और वो केस है हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। ये अलग केस है, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। ये क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लिया हमारे पास में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं, जब उसका आप डिस्टिलेशन करते हैं, तो जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है जिसको वो बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज करना शुरू करता है। मतलब उसी बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म अगर आपने किया उसी में तो आप डिस्टिलेशन करेंगे, लेकिन अगर आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिलेशन किया तो कंडीशन पर डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर जाते हैं। अगर कोई सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर
कर रहा हो तो फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे गर्म करेंगे और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे कम टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड डिकम्पोज कर जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डिस्टिलेशन क्या आता है अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में जब आप एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर कम कर जाता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वो उस सब्सटेंस को या उस लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर भी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे कम गर्म करने पर भी कर देता है। इसमें क्या करेंगे, सारी बातें सेम रहेंगी, अंतर ये होगा यहाँ पर आप ये लगा देंगे वैक्यूम, यहाँ पर एक एक्सटर्नल वैक्यूम पंप लगा देंगे, इसकी हेल्प से आप हवा को बाहर, इससे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन में ये कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल कर जाएगा। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है अंडर क्या होगा? जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम पूछा जाता है वो होता है तेरे दुआ दे तुम ना पेट्रोल अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तेरे पर को गर्म नहीं दो डिकम्पोज कर जाता है। वोलेटाइल चलता है और ये प्रॉपर्टी एनिलीन के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। तो एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड में ये क्या जाएगा, जो आपका नॉर्मल टाइप का डिस्टिलेशन था, जो ये वाला आपका नॉर्मल टाइप का डिस्टिलेशन था, बस इसी ही एक्सटर्नल एक सिस्टम और लगा दिया जाएगा और एक सिस्टम लगा करके यहाँ पर स्टीम बनाने वाला एक सिस्टम लगा करके उस स्टीम को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो गर्म भी किया जाएगा इसको और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टीम आ जाएगी और उस केस में यहाँ पर ये लिक्विड प्लस स्टीम ये आकर के यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इस केस में क्या है कि पानी भी आ जाएगा, भाई स्टीम के साथ आया है, पानी भी आ जाएगा यहाँ पर और प्लस वो लिक्विड हो जाएगा, उनको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। फिर किसी और मेथड से सेपरेट आउट हम कर। बताओ भाई, स्टीम डिस्टिलेशन क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास में स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद में एक और हमारे पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए ये जो मैं जितने भी केसेस आपको करा रहा हूँ इसमें बेसिकली डायग्राम तो सिर्फ आपको बताने के लिए है, मुझे समझाने के लिए है। मुझे समझाने की जरूरत है, मुझे डायग्राम बताना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम बनाना आपको नहीं सीखना है। डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको याद रहना चाहिए दो बातें, एक तो उसका एग्जाम्पल और एक उसकी कंडीशन, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो इन दो बातों से संबंधित आएगा, या तो एग्जाम्पल या फिर उसकी कंडीशन क्या है, बस ये दो बातें आपको याद रखनी। तो मैंने हर जगह पर एग्जाम्पल और कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ। तीसरा है हमारे पास, मतलब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये भी एक अच्छा मेथड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने का, एक अच्छा तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए, मान लो आपके पास में यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और सपोज दैट वो किसी एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और वो पानी के अंदर मिक्स पड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो पानी के अंदर मिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ पर पानी मान लिया है, तो पानी के अंदर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर मिक्स हो गया। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लूँगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेकर के उसको ऊपर भर दूंगा यहाँ पर। तो इसकी शर्तें ये है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो वो पानी के साथ में मिक्सिबल नहीं होना चाहिए।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर और पानी की लेयर अलग अलग बननी चाहिए। एक तो शर्त इसकी है। दूसरी बात यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सेपरेट करना चाह रहे हो, जो कि पानी के अंदर मिला हुआ था, उसकी सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। ये इस शर्त है। ठीक। इस केस में हम करेंगे क्या कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर मिक्स था, जिसको आपको अलग करना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया और यहाँ पर इसको हिलाना शुरू कर दिया। तो जो ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर पहुंचता हुआ चला जाएगा और यहाँ पर आकर के इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद में इसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। एक बार मैं इसके जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझाए हैं, उनको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा द गिवन सॉलिड मस्ट बी मोर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन वाटर। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया। वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शुड नॉट बी मिसिबल विद ईच अदर। ये आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, वो देखना। बेंजीन एंड एसीटोन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ में मिक्स होता है। अल्कोहल पानी के साथ में मिक्स होता है, इसलिए अल्कोहल यूज नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए आप यूज करते हैं। यहाँ पर डायग्राम से भी एक बार देख सकते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सोलवेंट की लेयर है और यहाँ पर मैंने ले लिया है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, एक्वस सोल्यूशन में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, और यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने डाल दिया। थोड़ी देर इसको हिलाएंगे, तो हिलाने पर आप ये देखेंगे कि पानी के अंदर से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल करके और यहाँ पर सॉल्वेंट की लेयर में पहुंच जाएगा। तो ये एक्वस लेयर ऐसे ही बचेगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट लेयर में चला जाएगा। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट? समझ में आ गए? हाँ भाई बोलो। ठीक है, चलिए। तो ये मेथड हमारे पास डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। एक मेथड हमारे पास और होता है जो कि पॉपुलर मेथड है और कई सारी जगह को पढ़ा भी जाता है। वो होता है हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में आप लोग ये करते हैं कि एक कॉलम लेते हैं। इन जनरल कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। एक कॉलम लेते हैं और इसमें भर देते हैं आप कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट। यहाँ पर एक सॉलिड एडजॉर्बेंट आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसको आपको सेपरेट करना है, उसका आप एक सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन बना करके उसको ऊपर से छोड़ देंगे। तो जो हमारे पास में इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट इस एडजॉर्बेंट की अलग अलग लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं। अलग अलग लेयर में वो इकट्ठा हो जाते हैं। जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है वो ऊपर वाली लेयर में जाएगा, जिस कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन कम होता है वो नीचे वाली लेयर में जाएगा, और जिसका एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं तो वो नीचे से निकल जाएगा। तो मतलब ये निकला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपनी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी के बेस पर अलग अलग जगहों पर आ जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। एक मेथड हमारे पास में ये भी है, जिसको आप क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, ये जो मेथड है ये तो है प्योरीफिकेशन। आप प्योरीफाई कैसे करोगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के बाद जब आप उसको प्योरीफाई कर लेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि वो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि कौन कौन से एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, ये लर्निंग का प्रोसेस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक, तो चलिए एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ, सभी बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। सबसे पहली बात यह है कि जो कार्बन है वो तो ऑलवेज प्रेजेंट होती ही है, बस एक कंपाउंड को छोड़ दो, वरना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होती ही है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जनरली हाइड्रोजन की होती ही है, इसमें भी कोई बात ही नहीं।
ऑक्सीजन भी कई सारे कंपाउंड में होती ही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारों में होती है। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ये कम होते हैं। फास्फोरस एंड मेटल ये और भी कम होते हैं। तो मैंने एक तो यहाँ पर ये दिया है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सी स्पीसीज कितनी पाई जाती है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये दिया है कि हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोई कार्बन एटम नहीं है। तो हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माना गया है और इसके अंदर कार्बन एटम नहीं है। एक तो पॉइंट था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन ये जो हमारे पास में हमें आइडेंटिफिकेशन करना है वो सबका करना है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, इन सबको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लीविंग प्रोसेस है ये एक्चुअल में यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि इन जनरल कार्बन और हाइड्रोजन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। चलिए मैं एक बार ये समझा रहा हूँ या कार्बन और हाइड्रोजन ना ये मैं सोच रहा ताऊ ऋतिक बता रहा ताई आई है मतलब ताऊ के लिए आई अभी संजू भी आई मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है या तो ये जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है स्टिक ऑक्साइड मेथड। जो मेथड है यहाँ पर इसका नाम हमने यहाँ पर रखा है स्टिक ऑक्साइड मेथड। स्टिक ऑक्साइड मेथड दोस्तों ये बात काफी ये पूछा जाएगा कि जब प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड बाय, तो आपको याद रखना है स्टिक ऑक्साइड मेथड। एक बात जो हमारे पास में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके अंदर अगर कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जब आप इसकी रिएक्शन स्टिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे उस कंडीशन में जो हमारे पास बनेगा उसको देखिए। बनेगा कैसे हमारे पास यहाँ पर बनेगा एक तो CO2 गैस, अगर कार्बन है तो CO2 गैस और जो H है उससे बन जाएगा H। तो मैंने ये बताया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर CO2 है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर CaOH ट्वाइस का सोल्यूशन। तो CO2 CaOH ट्वाइस सोल्यूशन से आइडेंटिफाई की जाएगी और इस सोल्यूशन को ये मिल्की कर देगी। लेकिन जो H2O है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर दो में से कोई एक, या तो CaO या फिर यूज कर सकते हैं यहाँ पर एनहाइड्रस CaSO। पानी जब एनहाइड्रस CaSO4 के साथ में मिलता है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बन जाता है CuSO4.5H, ये बन जाता है। और जो CuSO4.5H2 है ये डार्क ब्लू कलर का होता है। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर पानी प्रेजेंट था। तो मैंने एक रफ आइडिया दिया। अब एक बार देखते हैं कि इसकी रिएक्शन किस तरह की है। देखिए बेटा, वहां पर कार्बन प्रेजेंट है, CuO के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर Cu और CO2 बन जाएगा। जो ये CO2 बना, जो हमारे पास में यहाँ पर CO2 बना, ये CO2 हो सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना ले, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है। अगर मान लीजिए उस कंपाउंड के अंदर कॉपर प्रेजेंट है, अगर उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस केस में वो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे बना देगी कॉपर एंड H2O। तो यहाँ पे H2O बन जाएगा और ये जो H2O है ये CuSO4 के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे CuSO4 और ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ भाई ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाया है। एक्सपेरिमेंट में ये है कि आपने हमें रोड तो दे दो, कैसे करोगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिएक्शन आपने करा दी है कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ CO के साथ में।
यहाँ पर आपने भर दिया है CuSO4